हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम कला के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वैसे हम अक्सर इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें अक्सर हम छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनमें हम गलती कर बैठते हैं। तो इन वीडियो में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो मेन है सिर्फ वही बताऊंगी और उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो कला के तत्व, कला के षडांग और इनसे जो रेखाएं हैं और जितने भी आपके वर्ण हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके इन वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले एक जो परिभाषाएं होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिभाषाओं से संबंधित एक जो वीडियो है वो हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जो कला के तत्व हैं उससे पहले देखिए, जो कला शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ये सिर्फ पूछे जाते हैं, मैं वही बताऊंगी आपको। तो कला शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ऋग्वेद में हुआ था और कला जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है और जो आर्ट शब्द है उसका प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि कला के वर्गीकरण पे तो जो वात्स्यायन थे उनका जो ग्रंथ था कामसूत्र, उसमें कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है। तो इसमें 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। एक है जो कला विलास पुस्तक है, उसके जो लेखक थे क्षेमेंद्र। इनसे भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्षेमेंद्र जो है उनकी पुस्तक थी कला विलास और इसमें 64 जन उपयोगी 64 जन उपयोगी कला, 64 सुनारों की, 64 वैश्याओं की, जो 10 है वो भेजक कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 जो हैं वो सार कलाएं और 32 जो कलाएं हैं वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी इनका कलाओं का इस जो कलाविलास ग्रंथ है उसमें वर्णन किया गया है। और अक्सर ये भी पूछा जाता है कि जो हीगेल थे उन्होंने कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो हीगेल ने अपने वर्गीकरण में जो है काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है। और जो मुख्य रूप से जो कला होती है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया था, उपयोगी कला और ललित कला। तो उपयोगी कला के अंदर जो हम डेली हमारे जीवन में उपयोग में आती है, जैसे कि कोई भी रंगाई छपाई का काम, कोई भी काम करना, कोई भी व्यवसाय करना, जैसे बढ़ाई का काम, सुनार का काम, तो इस तरह के ये सब उपयोगी कला में आते हैं। और जो सेकंड नंबर पे है वो है ललित कला। तो ललित कलाओं का जो जिसके ललित कलाओं के अंतर्गत जो भी कलाएं आती हैं जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तो ये जो हैं ये सब ललित कला के अंदर आती हैं। उसके बाद बात करेंगे कला के तत्वों के बारे में। तो कला के जो तत्व हैं वो होते हैं रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल और आकृति। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेखा के बारे में, यानी लाइन के बारे में। तो लाइन होती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो भी डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वही हमारी रेखा होती है। ठीक है। चित्रकला का मूलाधार कहें, चित्रकला का महत्व, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि चित्रकला का जो मेन चित्रकला में किसका महत्व है या चित्रकला का मूलाधार कौन है, तो ये है रेखा। ठीक है। और रेखाएं होती हैं दो प्रकार की, एक तो होती है फॉर्मल लाइंस और दूसरी होती है इनफॉर्मल लाइंस, यानी औपचारिक रेखा, और दूसरी होती है अनौपचारिक रेखा। तो जो औपचारिक रेखा होती है वो तो जो कोई भी जैसे यंत्र वगैरह होता है, स्केल वगैरह, उसकी सहायता से हम जो परफेक्ट लाइन वगैरह खींचते हैं वो हो गई हमारी फॉर्मल लाइंस। और जो हाथ से ऐसे ही हम जो रफ जैसे स्केच वगैरह बनाते हैं, कोई भी जो आकृति बनाते हैं कोई भी जैसे हाथ से रफली, तो वो हो गई हमारी इनफॉर्मल लाइंस, अनौपचारिक रेखाएं। ठीक है। और साथ ही इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो अलग अलग रेखाएं होती है जैसे कि सीधी, आड़ी, तिरछी, लहरदार, ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सी रेखा कौन सा प्रभाव जो है वो प्रदान करती है। तो इसके ऊपर हम बहुत जल्द आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिससे कि आपको सारे जितने भी इनसे वर्ण से, एक तो कलर और रेखा लाइन, ठीक है, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको उस वीडियो में सेपरेट मिल जाएंगे। तो आपको याद करने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और नोट्स की तरह आपको जल्दी लर्न भी हो जाएंगे वो। ठीक है। तो उसके बाद जो आकृति है वो रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है
और चित्रों को उभारती है। ठीक है, वो जो प्रागैतिहासिक चित्र जितने हमारे मिले हैं तो उनमें चित्रों में रेखा का सबसे अधिक महत्व है। जो ये क्वेश्चन भी आता है कि चित्रों में सर्वाधिक किसका महत्व है, तो जो चित्र हैं उनमें सर्वाधिक रेखा का महत्व होता है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड जो तत्व है फॉर्म की, आकृति की। तो आकृति एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका एक निश्चित आकार और जो वर्ण होता है, जिसका एक निश्चित जो साइज होता है। ठीक है, सभी प्रकार के जो रंग, रेखा, छाया, प्रकाश, परिप्रेक्ष्य, इनसे अंकन करने पर ही जो आकृति है वो बनती है। जो प्लेटो थे दार्शनिक, उनके अनुसार आकृति के उन्होंने दो भेद माने हैं, एक तो सापेक्ष और एक निरपेक्ष। देखिए, अगर डेफिनेशन की भी बात करें हम, तो डेफिनेशन भी आप एक प्लेटो, क्रोचे और हिगेल और टोल्स्टॉय, ये जो 4-5 है, इनकी जो डेफिनेशन है वो मोस्टली रिपीट होती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो प्लेटो ने जो आकृति के हैं वो दो भेद माने हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। और जो वर्नर ली थे उनके अनुसार उन्होंने जो डेफिनेशन दी है जो आकृति की, तो उनके अनुसार रूप स्वयं में जड़हीन व अर्थहीन है। यानी कि जो रूप है, जो आकृति है, उसका ना तो कोई अर्थ है और ना ही उसका कोई बेस है। और तो ये बेसिकली जो है आकृति दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स होते हैं इसके, नियमित और अनियमित। तो नियमित तो क्या होता है कि जिसके दोनों भाग समान हो। मान लो कोई भी चीज़ है, उसको अगर हम हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो उसका जो दोनों साइड का पार्ट है वो एक जैसा होगा। जैसे कि आप कोई भी आयत ले लीजिए, कोई भी वर्त ले लीजिए, ठीक है, इस टाइप से दोनों हिस्से उसके समान होंगे। जैसे कोई बुक है तो बुक को अगर हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों हिस्से उसके इक्वल होंगे। तो ये हो गई नियमित आकृति। और सेकंड जो है वो होती है अनियमित आकृति, यानी कि एक भाग दूसरे भाग के अलग होता है। जैसे आप कोई पेड़ ले लीजिए, कोई कप ले लीजिए, कोई जैसे बोतल वगैरह ले लीजिए, अगर इनको हम हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये आकृति बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे पेड़ है कोई, उसको अगर आप ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग कर दोगे तो क्या वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे? नहीं ना। तो यही होती है अनियमित आकृति। उसके बाद देखिए, जो रेखाएं होती हैं, तो सरल रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उनमें स्थिरता होती है। ठीक है, और जो त्रिभुज आकृति होती हैं उनमें गति और ऊर्जा। उसके बाद जो वर्गाकार जो होती हैं उनमें स्थिरता और दृढ़ता। जो वर्त होता है उसमें पूर्णतः आकर्षण, निरंतरता, गति होती है। उसके बाद जो अंडा आकृति होती है उसमें लावण्य और प्रसार होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो बिल्कुल सरल लाइनें होती हैं उनसे घिरी कोई भी आकृति होती है उनमें स्थिरता होती है। ठीक है, त्रिभुज आकृतियों में त्रिभुज जो आकृतियाँ होती हैं वो गति और ऊर्जा का प्रतीक होती हैं, उनमें ये प्रभाव दिखता है। उसके बाद जो वर्गाकार होती हैं उनमें स्थिरता और दृढ़ता। जो व्रत होता है उसमें पूर्णता, आकर्षण और निरंतरता और गति। जो ओवल शेप में होती है, अंडाकृति होती है, उसमें लावण्य और प्रसार। उसके बाद जो अनियमित आकृतियां होती हैं या टेढ़ी मेढ़ी जिन्हें कहते हैं, ऐसी आकृतियों से अस्थिरता, अनिश्चितता, व्याकुलता, इस तरह के जो प्रभाव हैं वो प्रकट होते हैं। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे वर्ण की, कलर की। तो कलर बेसिकली होता है प्रकाश का गुण। एक पॉइंट तो आप यही नोट कीजिएगा कि कलर, वर्ण क्या है, तो वर्ण होता है प्रकाश का गुण। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछा जाता है। वर्ण क्या है, तो वर्ण है प्रकाश का गुण। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो ये है कि सूर्य की किरणों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं उनको हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। वर्ण के 3 गुण होते हैं, तो जैसे 3 गुण होते हैं इसके, रंगत, मान और सघनता। तो जो रंगत है वो रंग के नाम को, जैसे कि कोई भी कलर जैसे लाल, पीला, नीला, ये सब, तो ये हो गई उसके रंग का नाम, तो उसको हम बोलेंगे रंगत। ये क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य रंगतें कितनी होती हैं या फिर कौन कौन सी होती हैं, या कई बार 3-3 के पेयर दे दिए जाते हैं कि इनमें से मुख्य रंगतें कौन सी हैं।
तो मुख्य रंगतें होती है 3 प्रकार की, और कौन कौन सी? पीली, लाल और नीली, येलो, रेड और ब्लू। उसके बाद आता है मान। तो मान जो है वो उसका गहरापन या हल्कापन, ठीक है। तो रंगत हो गया नाम कलर का, और जो मान है वो हो गया उसका हल्कापन या गहरापन। उसके बाद सघनता। सघनता होती है किसी भी कलर की शुद्धता या उसकी तीव्रता। अगर वर्ण का वर्गीकरण जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक इस तरह से किया गया है। तो जो प्राथमिक कलर है उसमें अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं, येलो, रेड और ब्लू। जो द्वितीयक रंग है वो द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, तो वो होते हैं द्वितीयक रंग, जैसे कि पीला, लाल प्लस नारंगी, ये होते हैं। तो द्वितीयक रंग और प्राथमिक रंग, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन बनता है प्राथमिक रंग कौन से हैं या द्वितीयक रंग कौन से हैं, या फिर किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर पे टोन, तान, ठीक है। तो टोन जो है वो रंगत के हल्केपन या गहरेपन को कहते हैं। कई कई जैसे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जैसे शेड करते हैं, कहीं पर हम जैसे उसको डार्क कर देते हैं, कहीं पर हम उसको ऐसे लाइट छोड़ देते हैं, तो वो सब होती है तान में, टोन में, ठीक है। तो जो वर्ण में सफ़ेद या काले रंग के मिश्रण से बनती है और हल्की तान प्राप्त होती है उसे बोलते हैं टिंट। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा कि टिंट किसे कहते हैं। तो वर्ण में जो सफ़ेद या काले रंग के मिश्रण से जो हल्की तान प्राप्त होती है, जो लाइट कलर की, उसे टिंट कहते हैं। और काले रंग से प्राप्त तान को शेडो कहते हैं। सॉरी, 5 प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की, छाया, मध्यम और प्रकाश, ठीक है, डार्क, मिडिल और लाइट। और जो हल्की तान है वो प्रभाव देती है प्रसन्नता और उल्लास का, और जो गहरी तान है वो प्रभाव देती है निराशा और रहस्यमयता का। ये जो किस कलर से, किस लाइन से, किस तान से कौन सा प्रभाव आता है, ये आप जरूर याद कीजिएगा। इनसे ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, कौन सा कलर कौन सा प्रभाव देता है। तो उसके बाद जो टोन है, हल्की जो टोन होती है, लाइट टोन, वो देगी प्रसन्नता और उल्लास का प्रभाव, और जो डार्क टोन होगी वो होगी निराशा और रहस्यमयता का। जो तान का प्रयोग, जो टोन का प्रयोग होता है, उससे आकारों में जो 3D इफेक्ट आता है वो भी उत्पन्न होता है, ठीक है। कहीं पर जैसे बनाते हैं ना कई बार जैसे 3D में कोई भी, तो जहाँ पर 3D हमें इफेक्ट देना होता है तो कहीं पर हम लाइट छोड़ देते हैं उसको, कहीं हम डार्क, बिल्कुल डार्क कर देंगे, तो इनसे हमें 3D प्रभाव भी देखने को मिलता है। अग्रभूमि में स्थित जो रंग होता है, तान निकटता दर्शाते हैं। आगे की तरफ जो हम रंग अप्लाई करेंगे, उसकी जो तान है, उसका जो टोन है, वो निकटता दर्शाने हेतु उसका प्रयोग किया जाता है। और दूरी दर्शाने के लिए रंग की जो टोन होती है उसको, और वो धुंधली हो जाती है, उसको धुंधली बनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे टेक्सचर की। टेक्सचर को बोलते हैं पोत, या फिर वयन भी इसे कहते हैं। तो जो टेक्सचर होता है वो बेसिकली कोई भी जो धरातल होता है उसका गुण होता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को हम टच करेंगे तो हमें वो खुरदरी दिखती है, कभी वो सॉफ्ट किसी का सरफेस रहता है। तो इस तरह से जो वो धरातल का गुण है, जैसे हमें वो धरातल कैसी, वो सरफेस हमें कैसा लग रहा है, उसका टेक्सचर, तो वही उसे ही पोत कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चाक्षुक, जो हम आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमें कोई भी चीज़ है वो दूर से ही दिखाई दे रही है कि ये दीवार कैसी है, ठीक है, तो ये हो गया चाक्षुक। और जो दूसरा होता है अनुभूति जन्य, यानी कि उसको हम टच करके फिर हमें पता चलता है कि इसका ये टेक्सचर कैसा है। और ये 3 भाग हैं इसके, जो पोत है, जो टेक्सचर है, उसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है प्राप्त, यानी नेचुरल टेक्सचर, जो कि वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है। जैसे कि जो पेड़ है, मान ले कोई पेड़ है या फिर जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, तो उसमें हम पहाड़ों में कोई पत्थर है उसमें, या कोई ऐसे पड़ा पत्थर है, कोई भी पेड़ है, तो पेड़ पे आप देखेंगे कि जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल नेचुरली होता है, उसमें हम कुछ नहीं करते, वो अपने आप ही
ऐसा ही उसमें टेक्सचर होता है। कोई भी जैसे पत्थर है उसका टेक्सचर आप देखिए वो बिल्कुल नेचुरल है, तो ये हो जाएगा नेचुरल टेक्सचर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉपीड टेक्सचर, यानी कि प्रकृति से हमें जो टेक्सचर देखने को मिलता है उसका अनुकरण करके, यानी कि उसको उसको कॉपी करके, ठीक है, इसके नाम में ही कॉपीड टेक्सचर है, तो उसको कॉपी करके हम जो चित्र बनाते हैं या फिर वैसा टेक्सचर हम देने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है अनुकृत टेक्सचर। जैसे कि हमने पेड़ देखा, ठीक है, अब पेड़ में जो आप देखते हैं कि उसका जो तना वगैरह होता है कितना उसमें कैसा खुरदरा सा जो टेक्सचर होता है, वो हम अगर चित्रों में देने की कोशिश करते हैं, हम उसकी नकल करते हैं, तो वही होता है अनुकृत टेक्सचर। उसके बाद थर्ड आता है सृजित पोत, यानी क्रिएटेड टेक्सचर। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसमें जो अलग अलग यंत्र वगैरह होते हैं, अलग अलग टूल्स वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से, उनकी सहायता से जो टेक्सचर है वो बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जितने टॉपिक मैं बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए इसका जो कला के तत्व है वो लास्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। वो है स्पेस, यानी कि अंतराल। तो अंतराल बेसिकली वह तत्व है जिसमें आकृतियों की बनावट या स्थिति का हमें ज्ञान होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये आप अलग से बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा या याद कीजिएगा कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें अंतराल को क्या कहा गया है। ये तीन पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कि सबसे पहले आता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं स्थान। सम्रांगण सूत्रधार में जो अंतराल है, स्पेस है, उसे बोलते हैं भूमि बंधन। और जो अभिलक्षितार्थ चिंतामणि है उसमें बोलते हैं स्थान निरूपण। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी इनमें पहले बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ने पे ये हमें इनका जो डिफरेंस है वो इजीली समझ में आ जाता है। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट कर देती हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान बोलते हैं अंतराल को, सम्रांगण सूत्राधार में भूमि बंधन, और अभिलक्षितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण। और उसके बाद जो स्पेस है वो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, सम विभाजन और या असम विभाजन। जैसे कि कोई भी मान लो रूम वगैरह है तो उसको हम इस तरह से डेकोरेट करेंगे कि उसकी जो चारों चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब चारों कोने जो हैं उसमें बराबर हमारी जो दृष्टि है वो हो जाए। ऐसा नहीं कि हम एक कोई भी सामान है जैसे कि सोफ़ा है, बेड है, वो सब हम एक कोने में लगा देंगे और एक कॉर्नर हमारा पूरा खाली हो जाएगा, तो ये होता है असम विभाजन, ठीक है। और लेकिन हम उसको पूरा तरीके से लगाएंगे, जैसे कि एक कोने में हमने बेड लगाया, एक में हमने सोफ़ा लगाया है, एक में हमने टीवी लगाया है, तो इस तरह से तो ये हो गया पूरे जो कॉर्नर है, तो उसका बिल्कुल अच्छे से उपयोग करना कि हाँ अगर हम रूम में एंटर करें तो हमारी जो दृष्टि है, हम जो देखेंगे तो वो एकदम से हम चारों तरफ देखेंगे, तो ये होता है समविभाजन। तो अगर इसी में अगर जब हम कैनवास की बात करें तो कैनवास में भी अगर आप कोई भी चित्र बनाएंगे, कोई ड्राइंग करेंगे, तो अगर आप उसमें सभी ऑब्जेक्ट को एक कोने में या बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, चारों कोने आप खाली रखेंगे, तो क्या वो देखने में अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो वैसे ही इनको हम अच्छे से सभी जो चीज़ें जहाँ लगनी चाहिए उनको हम वहाँ लगाएंगे, तो ये होगा समविभाजन और असम विभाजन। तो ये था हमारा आज का वीडियो कला के तत्व। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।